नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ज्योग्राफी विषय की बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मैं वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा जहाँ से कम प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं ज़्यादा आपका समय लूँगा। बस पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज़ों को समझते चलिएगा। जितना ज़्यादा होगा जहाँ पर ज़रूरी, उतना मैं अच्छे समझाऊँगा। जहाँ लगेगा कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं कम है, केवल जानकारी आप तक आपको देना है, तो उतना ही जानकारी दूंगा। ठीक है, यानी कि वहां पर ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब शुरू करते हैं बिना किसी और बात की अब चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, कहा गया वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो चर्चाएं की गई हैं, उस कौन सी थ्योरी से की गई है दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी से की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस थ्योरी को क्या कहा गया है? महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा गया है, या इसे कह सकते हैं विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों नेम नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं है। आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में के संबंध में कौन सा सर्वमान्य सिद्धांत है, सबसे अच्छा, या जो सबको माना गया, सबने माना है उस सिद्धांत को, तो किसने माना हुआ? बिग बैंग सिद्धांत को माना हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस सिद्धांत को दिया किसने है? इस सिद्धांत को दिया गया है बेल्जियम के निवासी एक खगोल शास्त्री थे, जिनका नेम था जॉर्ज लेमेंटर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंस्टर मिल जाता है या लेमेंटर मिलता है, जो भी मिलता है एक ऐसे ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही आपको लगा देना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। यहाँ अगर आप देखना चाहें तो ये है हमारा ब्रह्मांड। दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। बताया जाता है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कि 15 वर्ष पूर्व, मतलब 15 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है? संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड के समान ही था। मतलब कहने का ये है कि 15 अरब वर्ष पहले अगर देखा जाए तो एक पिंड के समान पूरा ब्रह्मांड था। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अत्यधिक पिंड के समान एक कह सकते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड के समान था या संकेंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण क्या हुआ? मतलब काफी ज्यादा एक तरीके से एक सेंटर में होने के कारण क्या हुआ? अचानक इस पिंड में क्या हो गया? विस्फोट हो गया। अचानक क्या हुआ? इस पिंड में विस्फोट हो गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस पिंड के कण अंतरिक्ष में बिखर गए। तो इस पिंड के जो कण रहे वे कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में बिखर गए दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं, अंतरिक्ष में बिखरे प्रत्येक कण को एक ब्रह्मांड के समान है। देखिए, जो एक एक कण बिखरे हुए हैं, एक कण अगर देखा जाए तो हर एक कण, प्रत्येक कण जो है एक ब्रह्मांड के समान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में इन कणों को निरंतर प्रसार हो रहा है। अंतरिक्ष में अगर देखा जाए तो इन कणों का कहीं ना कहीं निरंतर प्रसार हो रहा है, किंतु इनके मध्य की जो दूरी होती है वो निश्चित रहती है। तो इनके मध्य की जो दूरी रहती है वो निश्चित ही रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना से लेकर आज तक ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो निरंतर जारी है। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एक तरीके से आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बिग बैंग की जो घटना है और वहां से लेकर और आज तक के ब्रह्मांड के में क्या विस्तार जारी है या नहीं, तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा, निरंतर आज भी जारी है। नेक्स्ट बात करते हैं आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले अरबों तारों के जो समूह होते हैं, तारे समझ रहे हैं ना, जो स्टार होते हैं, उसके समूह को क्या कहा गया है? आकाशगंगा कहा गया है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आकाशगंगा किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो अरबों तारों का समूह होता है उसे क्या कहा गया है? आकाशगंगा कहा गया है। आकाशगंगा में अगर देखा जाए तो लगभग, यानी कि अनुमानतः बताया जा रहा है कि 100 अरब तारे होते हैं। तो आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? तो बहुत सारे तारे होते हैं, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। और ब्रह्मांड में अनुमानतः अगर देखा जाए तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगा है। दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, और ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। यह आकाशगंगा है। ब्रह्मांड जितना इतना विशाल है कि इसका अनुमान भी लगाना असंभव है। बिल्कुल
ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसका अगर हम अनुमान लगाते हैं तो अनुमान में ही नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि अनुमान लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। और बल्ज में क्या होता है? तारों का घनत्व जो होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है। बल्ज में क्या होता है? एक तरीके से जो तारों का डेंसिटी होता है, जितना एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे ज़्यादा होता है, यानी कि सघन होता है, नज़दीक होता है। और केंद्र से बाहर जाने पर तारों का घनत्व कम होता जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, केंद्र से अगर बाहर जाती हैं तारे तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है, यानी कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें क्या ध्यान रखनी है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया बिग बैंग की थ्योरी को किसने दिया हुआ है, ठीक है, और बिग बैंग के बारे में क्या बताया गया, इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है 15 वर्ष पूर्व पहले अगर देखा जाए तो एक पिंड के समान था, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ जो एक तरीके से पिंड थे वे कण में बिखर गए, यानी कि अंतरिक्ष में कण के रूप में बिखर गए। और अगर देखा जाए तो प्रत्येक कण एक ब्रह्मांड के समान है। उतना ज़्यादा आप डीप में मत याद रखिए, बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों के तारों को समूह को क्या कहा गया है? अरबों तारों के समूह को क्या कहा गया है? आकाशगंगा कहा गया है। आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे होती हैं और ब्रह्मांड में अनुमानतः अगर देखा जाए तो 100 अरब आकाशगंगा है। ठीक है, मुझे लगता है रिवीजन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन नहीं तो फिर ये ज़्यादा समय ले लेगा। ठीक है, यानी कि हमारा काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही बार में जितना याद कर सकते हैं याद कर लीजिएगा, नहीं दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें ये भी बताया गया है कि आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहा गया है? बल्ज कहा गया है। तो आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहा गया है? बल्ज कहा गया है। और बल्ज में तारों का घनत्व तो अपेक्षाकृत अधिक है और सघन होता है, ये तो हमने बता ही दिया है। लेकिन अगर केंद्र के बाहर जाने पर जो तारे होती हैं उनका जो घनत्व होता है दोस्तों वो कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आकाशगंगा जो है तारों, गैसों और धूल कणों का विशाल समूह है। देखिए, आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं तो इसमें तारे भी होंगे, गैसें भी होंगे और धूल कण भी होंगे। तो उन सभी का एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक विशाल ग्रुप है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है? एकत्रित रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की वजह से क्या है? ये सभी एक साथ रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। ये है आकाशगंगा, आप देख सकते हैं। ठीक, आकाशगंगा मंदाकिनी। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर क्या कहा गया है यहाँ पर? ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगा में एक हमारी आकाशगंगा है और जिसे क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मंदाकिनी किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मांड में जो है 100 अरब आकाशगंगा में एक हमारी जो आकाशगंगा है, ठीक है, जो हमारी आकाशगंगा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मंदाकिनी कहते हैं या दूध मेखला कहते हैं। हमारे सौर मंडल का जो मुखिया है दोस्तों वो है सूर्य है और इसी आकाशगंगा में है। तो हमारा जो आकाशगंगा, हमारे आकाशगंगा की बात करते हैं जिसमें सूर्य जो है मुखिया है, वही हमारी मंदाकिनी है। उसी आकाशगंगा को क्या कहा गया है? मंदाकिनी कहा गया है या दूध मेखला कहा गया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमारी ही आकाशगंगा में स्थित है दोस्तों। चलिए, आकाशगंगा में सूर्य के अपने ग्रहों के साथ मिलकर आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। देखिए, आकाशगंगा में क्या होता है? सूर्य अपने ग्रहों के साथ, सूर्य क्या करता है? अपने ग्रहों के साथ क्या करता है? आकाशगंगा के केंद्र में चक्कर लगाता है। सूर्य जो है लगभग 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा करता है। देखिए, सूर्य क्या करता है? आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा कंप्लीट कितने समय में करता है? तो 25 करोड़ वर्ष में। 25 करोड़ वर्ष जब लग जाता है तो आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा हो जाता है, यानी कि आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा होता है। सूर्य द्वारा किए गए, फिर से समझिएगा, यहाँ पर सूर्य द्वारा पूरे किए गए इस एक चक्कर को क्या कहा जाता है? एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। देखिए, सूर्य जब क्या करता है कि एक केंद्र मतलब कि आकाशगंगा के एक चक्कर को पूरा कर लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ठीक है, देखिए अभी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं परिचय करवा रहा हूँ। वैसे क्या है कि अगर मैं चाहता
तो थोड़ा से और समय लेकर और अच्छे से समझाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सीटेट की परीक्षा देना है, ना कि कोई अदर परीक्षा देना है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। अगर किसी को मेरी बातें समझ में ना आ रही हो तो एक बार वो हमें बता देगा बाद में कमेंट करके, तो मैं उसको और अच्छे से दूसरी वीडियो बिल्कुल विस्तार से एक एक चीज़ों को समझा कर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि आप मेरा जितना मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो सारे फैक्ट को आप याद करिए और इससे ज़्यादा आप मत याद करिए। चलिए, पृथ्वी से आकाश में देखने पर प्रकाश की जो नदी है, प्रकाश की नदी के समान एक चमकीली पेटी दिखाई देती है। वास्तव में हमारी आकाश गंगा की एक भुजा है और इसे हम क्या कहते हैं, दूध मेखला कहते हैं, दूध मेखला कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। मंदाकिनी की सबसे नज़दीक आकाश गंगा को क्या कहा गया है, या मंदाकिनी की सबसे नज़दीकी आकाश गंगा कौन है, देवानी है या एंड्रोमेडा है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है, इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, अगर मैं केवल फैक्ट बताता तो आपको समझने में थोड़ी सी असमर्थता होती, इसलिए क्या है कि कुछ चीज़ों को एक चीज़ों को बताने के लिए पीछे की चीज़ों को भी लेकर चलना पड़ रहा है, ठीक है। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा यानी कि मंदाकिनी के सबसे चमकीले तारों का समूह है। तो दोस्तों ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ओरियन नेबुला क्या है। तो हमारी आकाश गंगा यानी कि मंदाकिनी के सबसे चमकीले तारों का समूह है। तो सबसे चमकीले तारों का समूह क्या है, ओरियन नेबुला है, जो हमारी आकाश गंगा या मंदाकिनी के समूह का है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब समझिएगा, यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है 100%। सूर्य तथा चंद्रमा के पश्चात तीसरा सबसे चमकीला पिंड कौन सा है, शुक्र है। सूर्य तथा चंद्रमा के पश्चात यानी कि सूर्य के बाद चंद्रमा है और चंद्रमा के बाद अगर देखा जाए तीसरा सबसे चमकीला पिंड कौन सा है, शुक्र है। शुक्र लेकिन तारा नहीं है, ध्यान रखिएगा, शुक्र तारा नहीं है बल्कि यह एक ग्रह है। तो शुक्र क्या है, एक तरीके से तारा नहीं है बल्कि एक ग्रह है। ग्रहों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। देखिए, जितने भी ग्रह हैं, जैसे कि हमारे पास जो 8 ग्रह हैं, इन ग्रहों के पास किसी भी प्रकार की ना तो अपनी ऊष्मा है, ना ही उनके पास अपना कोई प्रकाश है, बल्कि इनको ऊष्मा और प्रकाश किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो शुक्र को भी यही देता है, शुक्र को भी यही प्रकाश और ऊष्मा देता है, कौन, सूर्य ही देता है, ठीक है। रात में चंद्रमा के बाद शुक्र जो होता है, रात में चंद्रमा के बाद शुक्र दूसरा सबसे चमकीला पिंड के रूप में दिखाई देता है। रात में अगर देखा जाए तो देखिए, एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, ये जो सूर्य है ना, छिपता उगता नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या होता है कि एक तरीके से सूर्य छिप जाता है, सूर्य अपने यथास्थान पर रहता है। बस क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है दोस्तों। जिधर सूर्य की रोशनी पड़ती है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, बहुत देखिए, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, ये रहा सूर्य और ये है सूर्य की रोशनी, ये है पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है, लट्टू के जैसे अपने अक्ष पर घूमती है। तो फिर जिधर सूर्य की रोशनी पड़ती है जब तक, तब तक उधर क्या रहता है, दिन रहता है, और जिस भाग में नहीं पड़ता उस भाग में क्या रहता है, रात रहती है। उस भाग में क्या रहती है, रात रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, बाकी आगे मैं भी बताऊंगा भी। रात में चंद्रमा के बाद शुक्र जो है दूसरा सबसे चमकीला पिंड के रूप में दिखाई देता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा के बाद दूसरा सबसे चमकीला पिंड कौन सा है, तो शुक्र को आप जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शुक्र की सबसे खास बात यह है कि शुक्र क्या करता है, भोर में पूर्व की दिशा में दिखाई देता है, और सायंकाल में यानी कि शाम में की बात करते हैं, इवनिंग की बात करते हैं, तो पश्चिम दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, सांझ का तारा कहा गया है या भोर का तारा कहा गया है। तो शुक्र क्या करता है, पूर्व में अगर देखा जाए तो सुबह के समय, पूर्व में क्या होता है, सुबह के समय दिखाई देता है, और शाम में अगर देखा जाए तो पश्चिम के समय चमकता हुआ दिखाई देता है, और इसलिए इसे क्या कहा गया है, सांझ का तारा या भोर का तारा कहा गया है, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ब्रह्मांड वर्ष की दूरी किसमें मापा जाता है, ये तो 100% आपके एग्जाम में आ चुका है कि ब्रह्मांड वर्ष की दूरी किसमें मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रकाश, ऐसे ही याद कर लीजिए, नहीं तो चलो बता ही देता हूँ। प्रकाश वर्ष ब्रह्मांडीय दूरी मापने का एक पैमाना होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या करता है, एक ब्रह्मांडीय दूरी, यानी कि ब्रह्मांडीय दूरी को अगर हमें मापना है तो प्रकाश वर्ष पैमाने को अपनाना होगा। प्रकाश वर्ष द्वारा, देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय की जाती है उसको क्या कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ज़्यादा डीप नहीं याद रखना है, तो इतना ही याद कर लीजिए। ब्रह्मांड की दूरी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड की दूरी को किस में मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तारों में अगर देखा जाए तो निरंतर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। तारों में अगर देखा जाए दोस्तों तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है और इस क्रिया में अपार ऊर्जाएं निकलती रहती हैं। इस क्रिया से क्या होता है, इस एक्टिविटी से क्या होता है, अपार ऊर्जाएं निकलती रहती हैं, यानी कि उत्पन्न होती रहती हैं। नाभिकीय संलयन के कारण ही तारों को अपना प्रकाश एवं ऊर्जा होता है। देखिए नाभिकीय संलयन की वजह से ही क्या होता है, तारों का अपना प्रकाश और ऊर्जा होता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया ये बता दीजिए कि तारों का अपना प्रकाश और ऊर्जा कैसे होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोजन बम की संकल्पना भी नाभिकीय संलयन पर भी आधारित होती है। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि एक तरीके से हाइड्रोजन बम की संकल्पना अगर देखा जाए तो किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों का निर्माण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। दोस्तों एक तरीके से हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो तारों का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन का होना, यानी कि उसके परिवर्तन के बाद क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। जब तारों में हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो होती है या क्रिया जो होती है वो बाधित होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, तारों का जो जीवन होता है वो समाप्त होने लगता है। देखिए इस बात को समझिएगा। देखिए तारों का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। जब हाइड्रोजन क्या करता है, हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, तो फिर क्या होता है, तारों का निर्माण हो जाता है। जब क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है, देखिए जब हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है तो जो नाभिकीय संलयन है यानी कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है उसकी जो क्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है वो बाधित होने लगती है, और जिसके कारण क्या होता है, फिर तारों का भी जो जीवन होता है वो समाप्त होने लगता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में नीले रंग का दिखाई देता है। दोस्तों देखिए जब तारा प्रारंभिक अवस्था में होता है तो किस रंग का दिखाई देता है, तो नीले रंग का दिखाई देता है, यानी ब्लू कलर में दिखाई देता है। जब क्या होता है, तारों की निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यानी कि जब निर्माण होता है, जब हाइड्रोजन क्या करता है, हीलियम में परिवर्तित होता है, तो तारों का निर्माण शुरू होता है। और जब तारों का निर्माण शुरू होता है तो उसका कलर किस रूप में होता है, तो उसका जो कलर होता है नीले कलर का होता है, यानी नीले रंग का होता है। जब यही क्या होता है, तारे अंतिम अवस्था में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो होती है धीरे धीरे, मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, जब हाइड्रोजन समाप्त होने लगती है, ये देखिए जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बाधित होने लगती है, यानी कि जब तारों का जीवन समाप्त होने वाला रहता है, तब इसका कलर किस रूप में हो जाता है, तो लाल कलर में हो जाता है। तो अंतिम अवस्था में अगर देखा जाए तारों का रंग किस कलर में हो जाता है, तो लाल रंग का हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तारे की ऊर्जा को समाप्त होने लगती है। तारे की ऊर्जा जब समाप्त होने लगती है तो यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है, और लाल तारे को क्या कहा जाता है, रेड जॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड जॉइंट कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर आज जितने भी मैं चीज़ें करवा रहा हूँ आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा पूरी क्लास को अच्छे से देखिए। अगर आपका पेपर 2 है तब भी आपकी मदद हो जाएगी, और पेपर 1 है तब भी आपकी मदद यहाँ पर हो जाएगी। देखिए सोचिए अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, 1 से 5 तक के सिलेबस में भी कहीं ना कहीं चीज़ें आ ही जाती हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, कि भाई तारों का निर्माण कैसे होता है,
तो बच्चे ये सब जानने का जरूर प्रयास करते हैं और टीचर को बताना पड़ता है। ठीक है, भले ही प्रारंभिक अवस्था ना पूछे जाए, भले ही अंतिम अवस्था ना पूछी जाए एक बार, लेकिन एक तरीके से तारों का निर्माण कैसे होता है ये जरूर पूछा जा सकता है। अगर पूछ भी लिया तो फिर आप क्या करेंगे, आप सोचिए एक बार, अगर आपसे ये पूछ लिया कि तारे जब समाप्त होने वाली की अवस्था में रहते हैं तो वे किस कलर के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, ना कि बच्चे बनने जा रहे हैं टीचर। ठीक है, तो आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज ना करें। तारे की ऊर्जा जब समाप्त होने लगती है तो यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है, और लाल तारे को क्या कहा जाता है, रेड जायंट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाल तारे का बाहरी सतह निरंतर फैलता रहता है। देखिए, लाल तारे का जो बाहरी सतह होता है, जो बाहरी सरफेस होता है, वो निरंतर फैलता रहता है, और अत्यधिक फैलाव के कारण क्या होता है, तारों में भी विस्फोट हो जाता है। तारों में विस्फोट होने को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। आज पहली बार कुछ लोगों को पता चला होगा कि सुपरनोवा विस्फोट किसे कहा जाता है। तो सुपरनोवा विस्फोट उसे कहा जाता है जब तारों में विस्फोट होता है। जब तारों में विस्फोट होता है तो उस घटना को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा से मैं सोच रहा हूँ आराम से चलूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ तो फिर क्या होता है, कुछ लोगों को समझ में कम आता है और कुछ लोग ये सोचने लगता है सर को नहीं पता है। ठीक है, तो दरअसल क्या होता है कि समय के अभाव की वजह से क्लास को उस हिसाब से ले चलना पड़ता है। अगर आप एक एक क्लास को पढ़ें तो मैं गारंटी देता हूं कि दोबारा उस छात्र को नहीं पढ़ना पड़ेगा उस विषय को जिस विषय को मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, बस क्या होता है, समय होना चाहिए थोड़ा से। अभी क्या है, हमारे पास हमारा एक नया चैनल है, वैसे अभी मेरे स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिर क्या होता है कि इसमें जो नए छात्र आते हैं उनका मानना ये होता है जल्दी से समझा दिया जाना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े चैनलों पर क्या होता है, चाहे एक चीज़ों को 2 घंटे बताएं तब भी छात्र बैठकर देखते हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छे समझाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अगर किसी चीज़ को ज़्यादा समय ले लिया गया समझाने में तो फिर क्या होता है, छात्र स्किप कर देते हैं, या उनको ये लगता है कि क्या सर बता रहे हैं। ठीक है, इनको बताना चाहिए जल्दी, फटाफट बताकर हटना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि कई बार चीज़ों को जल्दी बताने के चक्कर में कई बार कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं, लेकिन अब क्या करें, समय नहीं है तो अभी तो हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। बाकी जब आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मैं बहुत अच्छे से और ईमानदारी से धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए, पिछले अध्याय में बताया गया है कि अनुमानतः 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड के समान केंद्रित था, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बता ही दिया है दोस्तों। एक आकाश गंगा में अनुमानित 100 अरब होते हैं। हमारी मंदाकिनी जिसमें सूर्य अवस्थित है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारी क्या है, मंदाकिनी है। हमारी आकाश गंगा जिसमें सूर्य अवस्थित है इसे हम मंदाकिनी कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, छोड़ दीजिए। सूर्य भी आकाश गंगा में अनेक तारों के समान एक तारा ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सूर्य भी क्या है दोस्तों, सूर्य भी आकाश गंगा में अनेक तारों जैसे तमाम जैसे हजारों तारे हैं, लाखों तारे हैं, उन्हीं के जैसे सूर्य भी है। सूर्य भी एक क्या है, समान, सूर्य भी उन्हीं के समान एक तारा ही है। अन्य तारों की भांति ही सूर्य के पास लेकिन अगर देखा जाए तो अपार ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत है, जो नाभिक की संलयन की क्रिया से होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, अन्य तारों के जैसे ही सूर्य है, लेकिन जो सूर्य है उसकी सबसे खास बात यह है कि उसके पास अगर देखा जाए तो ऊर्जा और ऊष्मा बहुत अच्छी है, यानी इसका स्रोत बहुत अच्छा है, और जो कि नाभिक की संलयन की क्रिया से है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल से क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती हैं। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश मंडल से क्या निकलती हैं, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है दोस्तों, इस बात को भूलिएगा नहीं। तो प्रकाश मंडल से क्या निकलती हैं, प्रकाश मंडल से अगर देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश मंडल में, सूर्य के प्रकाश मंडल में अगर देखा जाए तो जब से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती हैं उस स्थान पर क्या होता है, काले रंग का धब्बा बन जाता है। और ये जो काले रंग के धब्बे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, फिर उसके बाद यहां दिखाना भी चाहूंगा। देखिए, सूर्य के प्रकाश मंडल से जब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती हैं तो उस स्थान पर क्या होता है, काले रंग का धब्बा बन जाता है। तो उस स्थान पर काले रंग का धब्बा बन जाता है, और उस काले रंग के धब्बे को क्या कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है।
ये देखिए सौर कलंक कहाँ पर है, इसे सन स्पॉट कहा जाता है। ये देखिए सन स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए फोटो स्फीयर से क्या हो रहा है कि एक तरीके से प्रकाश निकल रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से काले रंग के धब्बे। यहाँ पर देखिए सूर्य, देखिए प्रकाश मंडल को क्या कहा गया, फोटो स्फीयर कहा गया। ये देखिए यहाँ पर फोटो स्फीयर कहा गया है, पहले ही मैंने बता दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं सूर्य के प्रकाश मंडल से जब विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती हैं तो उस स्थान पर क्या होता है, उस स्थान पर क्या होता है, काला रंग हो जाता है। ये देखिए काला रंग हो जाता है, इसे अंग्रेजी में सन स्पॉट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, इसे सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक जो होता है वो स्थायी नहीं होता है, यह समय समय पर बनता और बिगड़ता रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। सौर कलंक के बनने की और बिगड़ने की जो अवधि होती है 11 वर्षों की होती है। इस अवधि को सौर कलंक चक्र कहते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं, सौर कलंक चक्र कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। आज कुछ लोगों को पहली बार ये चीजें पता चली होंगी, ध्यान रखिएगा। सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है या दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोरोना कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा सा यार कोल्ड हुआ है, इसकी वजह से क्या है, बड़ी डिस्टरबेंस हो गई है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का समय कितना लगता है, यानी कि प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ग्रहों का ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही ऊर्जा होती है, जो कि आपको हमने पहले ही बता दिया है कि ग्रहों के पास ना तो अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ना ही स्वयं की ऊर्जा होती है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, और सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है, प्रकाशित भी होते हैं और ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के कारण ही जीवन संभव हुआ है। देखिए पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश की वजह से ही क्या है, जीवन संभव है, और पृथ्वी अब तक की एकमात्र ग्रह है जहां पर क्या है, जीवन संभव है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों की बात करते हैं तो 8 ग्रह हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को देखा जाए तो 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिनके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं, जिनका सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम, मतलब कि सूर्य जैसे पहले सूर्य होगा और सूर्य के बाद 8 जो ग्रह हैं, ठीक है, जिन्हें देखो सूर्य क्या करता है, मान लेते हैं सूर्य यहाँ पर है और सूर्य क्या करता है, इन सभी को प्रकाश और ऊष्मा देता है, यानी कि ऊर्जा वगैरह देता है। देखिए एक तो सबसे पहले बात करते हैं बुध है, फिर दूसरे नंबर पर देखा जाए शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। देखिए इसको याद कैसे करना है, आपको दिन के नियम आते ही होंगे, 7 डेज के नियम। तो बुध से स्टार्ट करिए, सबसे पहले बुध मिलेगा, बुध को छोड़ दीजिए, तो देखो बुध के बाद बृहस्पति आता है, तो बृहस्पति को आप छोड़ दीजिए, शुक्र को काउंट कर लीजिए, फिर शुक्र को काउंट कर लिया आपने तो शनि को छोड़ दीजिए और संडे मिल जाता है, संडे को आप पृथ्वी मान लीजिए, फिर उसके बाद संडे के बाद क्या होता है, मंडे आ जाता है, तो मंडे को आप छोड़ दीजिए, मंगल मान लीजिए, और मंगल के बाद बुध आ जाता है, बुध को आपने पहले ही काउंट कर लिया है तो बुध को छोड़ दीजिए, बृहस्पति आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो बृहस्पति के बाद शुक्र आएगा, शुक्र को आपने पहले ही काउंट कर लिया है तो इसलिए शुक्र को छोड़ दीजिए, शनि मिल जाएगा। अरुण वरुण 2 भाई, इनको भला कौन भूल सकता है, तो इनको आप याद रखिएगा, पहले आ आएगा फिर बा आएगा, ठीक है, यानी कि वाह आएगा। तो ध्यान रखिएगा 8 ग्रहों के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम से सजाइए। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य से दूरी के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे दूर स्थित अगर कोई ग्रह है तो वो है वरुण है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे दूर पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। और सबसे नजदीक ग्रह अगर कोई है तो बुध है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरी सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी किस स्थान पर आती है, यानी कि नजदीक में, तो तीसरे स्थान पर आती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आकार के आधार पर अगर देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आकार के आधार पर यदि हम देखते हैं तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है
तो वो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह अगर कोई है तो वो है बुध है दोस्तों। आकार के आधार पर सौरमंडल को अगर देखा जाए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति, याद रखिएगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी का आकार के आधार पर सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। देखिए, अगर दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह है, और अगर आकार के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है एक तरीके से बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, और पृथ्वी का नंबर आता है तो पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी और शुक्र के आकार में लगभग समानता है। देखिए, जैसे पृथ्वी है वैसे ही शुक्र है, दोनों के आकार एक जैसे ही हैं, इसलिए शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार यहाँ पर फिर से थोड़ा सा मैं दोहराना चाहूंगा। देखिए, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं, जो कि आप जानते ही हैं। अगर दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। सूर्य से दूरी के आधार पर देखा जाए तो सबसे दूर में स्थित कौन सा ग्रह है? वो है वरुण है। सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? बुध है। और पृथ्वी जो है तीसरे सबसे नजदीक ग्रह है। आकार के आधार पर देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो वो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह अगर कोई है तो वो है बुध है। पृथ्वी के आकार के आधार पर अगर देखा जाए तो सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी और शुक्र के आकार में लगभग अगर देखा जाए तो समानता है दोस्तों। देखिए, पृथ्वी और शुक्र के आकार में अगर देखा जाए तो लगभग समानता है, मतलब पृथ्वी और शुक्र का जो आकार है लगभग एक जैसे ही है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। इसलिए शुक्र को क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का बहन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के समीप स्थित ग्रह। सूर्य के समीप मतलब सूर्य के नजदीक जो स्थित ग्रह हैं वे कौन कौन से हैं? जैसे कि बात करते हैं, बुध की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह जो है सूर्य के नजदीक हैं और भारी पदार्थों से निर्मित है। इन ग्रहों का घनत्व तो देखा जाए तो अपेक्षाकृत जितना एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे ज्यादा है। एक ग्रह आकार में छोटे हैं, और बाद के शेष 4 ग्रह जो हैं शेष 4 ग्रह हैं, जैसे कि बात करते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण की बात करते हैं, तो ये हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। ये हल्के पदार्थों से बने हैं और इनका जो घनत्व है वो बहुत कम है, और यानी कि कम है, और ये अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो ग्रह जो हैं बड़े हैं। तो सूर्य के समीप में 4 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 4 जो है वो एक तरीके से वे 4 ग्रह जो हैं आकार में तो बड़े हैं, यानी कि आकार में बड़े हैं, ये आकार में छोटे हैं। ठीक है, चारों ऊपर वाले जो हैं आकार में छोटे हैं, और ये जो बाद के 4 हैं वे बड़े हैं आकार में। ठीक है, लेकिन यहाँ इनका घनत्व तो कम होता है और यहाँ पर इनका घनत्व तो ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसमें वैसे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये देख रहे हैं आपकी ए है सूर्य, सबको क्या कर रहा है? ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध है, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर बृहस्पति है, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर अरुण है, यहाँ पर वरुण है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए है 8 ग्रह दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया है, भूलिएगा नहीं आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, आंतरिक ग्रह के बारे में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और बाह्य ग्रह के रूप में भी पूछा जाता है। तो सूर्य के जो नजदीक 4 ग्रह हैं वे उन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जिसमें अगर देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, उसे क्या कहा गया? आंतरिक ग्रह कहा गया है। और अगर देखा जाए तो सूर्य के जो बाह्य दूर में स्थित ग्रह हैं उन्हें क्या कहा गया? बाह्य ग्रह कहा गया। बाह्य ग्रह में अगर देखा जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आ जाएगा दोस्तों। बृहस्पति से आप जोड़ लीजिएगा और वरुण तक पहुंच जाइएगा, ये आपको बाह्य ग्रह का मिल जाएगा। और बुध से मंगल तक आ जाइएगा, आपको आंतरिक ग्रह के बारे में ये पता चल जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन शुक्र और वरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा में करते हैं। आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। देखिए, शुक्र और वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम में करते हैं। बाकी ग्रह जो है एक तरीके से पश्चिम से पूर्व करते हैं। तो आप अगर 2 को याद कर लेते हैं तो बाकी याद ही रहेंगे। तो शुक्र और वरुण को याद कर लीजिए, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं सूर्य की। बाकी सभी पश्चिम से पूर्व करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, सौरमंडल के सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह होता है, लेकिन बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, उस उपग्रह का नेम क्या है दोस्तों? चंद्रमा है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा है। उपग्रह ऐसे पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उपग्रहों का काम क्या होता है, तो उपग्रह क्या करते हैं? ठीक है, उपग्रह क्या करते हैं? वे ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मंगल के पास अगर देखा जाए तो दो उपग्रह हैं, वे कौन कौन से हैं? फोबोस है और दूसरा है डीमोस है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह कौन कौन से हैं, एक तो फोबोस है, दूसरा डीमोस है। मंगल ग्रह का उपग्रह डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह का उपग्रह जो है डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नेम क्या है? गैनीमीड है। आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है और ये आ भी चुका है कि अगर देखा जाए तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड है। गैनीमीड न केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पूरे सौरमंडल का भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह अगर कोई है तो गैनीमीड है, जो किसके पास है? बृहस्पति के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं, सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या अगर किसी के पास है तो वो है बृहस्पति के पास है, और कितने हैं? 79 है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है। और बृहस्पति के पास जो गैनीमीड है वो अगर देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। शनि की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो शनि आ जाता है, और शनि के पास कितने उपग्रह हैं? 62 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टिटॉन है। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा, टिटॉन और गैनीमीड को जरूर ध्यान रखिएगा। टिटॉन किसका है? शनि का है, सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह, और बृहस्पति का गैनीमीड है जो कि सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, शनि की सबसे रहस्यमयी विशेषता उसके चारों तरफ विद्यमान वलय हैं, यानी कि उसके चारों तरफ अगर देखा जाए तो वलय हैं, और इसकी संख्या कितनी है? 7 है। शनि के चारों तरफ विद्यमान तरस्तीनुमा वलय धूल कणों से बनी हुई है, और ये शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनके चारों तरफ क्या करती हैं? चक्कर लगाते हैं। अरुण की बात करते हैं तो अरुण के पास कुल कितने उपग्रह हैं दोस्तों? तो 27 हैं। अरुण के आसपास भी वलय विद्यमान है। अरुण के पास विद्यमान वलयों की संख्या कितनी है? वलयों की संख्या 5 है। इतना डीप नहीं याद रखना है, बस जान लीजिए। वरुण के 14 उपग्रह, इनमें टिट्रोन और मेरिड प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सभी ग्रहों का अपना वायुमंडल है, किंतु बुध के पास वायुमंडल नहीं है। ध्यान रखिएगा, सभी ग्रहों के पास लगभग अगर देखा जाए तो वायुमंडल है, लेकिन बुध के पास वायुमंडल नहीं है। आपके एग्जाम में ये भी आ चुका है कि किसके पास वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल जिसके पास नहीं है, ना होने के कारण क्या है? बुध में, अगर बुध की खास बात क्या है? देखिए, इसके पास अपना वायुमंडल है नहीं, यानी कि अपना क्या? वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल ना होने के कारण क्या है? बुध में अत्यधिक गर्म और रातों में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और रात में यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इस असमान दशाओं के कारण ही बुध पर जीवन तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बुध पर जीवन तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसी गैस है जो धरातल से निकलने वाले जो दीर्घ तरंगी विकिरण होती हैं उसको ऑब्जर्व करती हैं, यानी अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसके कारण क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां जो है जीवन के अनुकूल ही परिस्थितियां बनी रहती हैं। मतलब कि पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसी गैस है जो धरातल से, मतलब जो देखिए, जो दीर्घ तरंगी विकिरण होती है, जैसे सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं सारी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में ही समा जाती हैं। कुछ तरंगे जो होती हैं बाहर निकलती हैं, जो दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उनको अवशोषित करती है, और जिसके वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर जीवन जीना हमारे लिए आसान हो जाता है, यानी कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। आप समझिएगा, पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां हैं। एक तो पृथ्वी घूर्णन करती है, जिसे दैनिक गति भी कहा जाता है, या परिक्रमण या वार्षिक गति भी इसे कहा जाता है। देखिए,
पहला है घूर्णन करना, दूसरा है परिक्रमण करना, या दैनिक गति या वार्षिक गति। ध्यान रखिएगा। देखिए घूर्णन करने का मतलब ये हो जाता है पृथ्वी क्या करती है, लट्टू के जैसे अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है, अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है दोस्तों, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए लिखा भी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू की समान ही घूमती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए 23 घंटा 56 मिनट का एक चक्कर पूरा करती है। और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से क्या होता है, दैनिक गति, मतलब जो पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष का मतलब हो जाता है एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को क्या घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जब दैनिक गति करती है या घूर्णन करती है तो उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिन और रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी का ये बता दीजिए आप लोग की, बता दीजिएगा घूर्णन के कारण। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आइए समझते हैं। जब पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण करती है, इसको समझ लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ क्या करती है, एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है, या पृथ्वी की वार्षिक गति कहा जाता है। देखिए पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही दिन रात का छोटा और बड़ा होना होता है, और तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखिए जो एक तरीके से परिक्रमण करती है पृथ्वी एक तरीके से, उसके कारण क्या होता है, दिन रात, जैसे दिन कभी छोटा होता है, कभी रात छोटी होती है, या दिन कभी बड़ा होता है, रात कभी छोटी होती है, तो इसी के कारण होता है परिक्रमण के कारण। और ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है, जैसे आप देखते हैं सर्दी गर्मी वगैरह, ठीक है, समय समय पर बरसात वगैरह जो आता रहता है, और ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण आता है, तो परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, और यह कभी सूर्य के निकट आ जाती है, या कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी सूर्य के से दूर चली जाती है। देखिए पृथ्वी क्या करती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, परिक्रमा करती है, और जिसके कारण क्या होता है, सूर्य के कभी ये नज़दीक आ जाती है और सूर्य के कभी ये दूर चली जाती है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर 2 डेट आएगी, एक तो 4 जुलाई आएगी, और यहाँ पर आप देखिएगा 3 जनवरी आएगी। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ठीक है, समझिएगा आप, और ये रही पृथ्वी है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को क्या होता है, सूर्य से दूर चली जाती है। तो सूर्य से जब दूर चली जाती है पृथ्वी, ये देखिए पृथ्वी क्या करती है, 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली गई, तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। इस स्थिति को कहा गया है अपहेलियन कहा गया है, या अपसौर कहा गया है। ध्यान रखिएगा, अपसौर अगर आप भूल जाते हैं तो अंग्रेजी शब्द याद रखिएगा, ठीक है। अपहेलियन के बारे में देखिए, जैसे कि बात करते हैं, जब 4 जुलाई को क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी क्या करती है, सूर्य से दूर चली जाती है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य से दूर चली जाती है, तो इस घटना को क्या कहा गया है, या इस स्थिति को क्या कहा गया है, तो अपसौर कहा गया है। अपसौर की दशा में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, ये क्या हो गया यार, दोनों एक ही बातें कहते हो गई। हाँ ठीक है, हाँ यार वही तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। देखिए अपसौर की स्थिति में क्या होता है कि जब 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी जो होती है सूर्य से दूर चली जाती है, तो इस घटना को क्या कहा गया है, इस स्थिति को क्या कहा गया है, अपसौर कहा गया है, अपहेलियन कहा गया है, ठीक है। और लेकिन अगर देखा जाए तो क्या होता है, 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के नज़दीक जब आ जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, पेरिहेलियन कहा जाता है, यानी कि उपसौर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है सूर्य के नज़दीक आ जाती है, और जिसकी उस घटना को क्या कहा जाता है, 3 जनवरी को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, यानी पेरिहेलियन कहा जाता है। और 4 जुलाई की घटना क्या है, 4 जुलाई में ये है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य से दूर चली जाती है, और जिसकी वजह से उस स्थिति को क्या कहा गया, अपसौर कहा गया, अपहेलियन कहा गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। और साधारणतः अगर देखा जाए तो एक वर्ष में 365 दिन ही होता है, और चौथे वर्ष में एक पूरा दिन मतलब जो 6-6 घंटे का होता है,
4 वर्ष मिलाकर क्या होता है, एक दिन उसे बना दिया जाता है। ये जो 6 घंटे का अंतर दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब 4 वर्ष बीत जाता है तो इसे क्या होता है, एक दिन बना दिया जाता है, यानी कि एक दिन के रूप में तब्दील हो जाता है। और जब एक दिन पूरा जुड़ जाता है तो 365 हो जाता है, 366 दिन हो जाता है। अब जब 366 दिन हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ दिन बड़ा और रातें छोटी, और रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। देखिए अब विषुवत रेखा क्या होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ए मान लेते हैं, ए है पृथ्वी दोस्तों, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों से काटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है। अब देखिए ए है पृथ्वी, अगर इसके ऊपरी क्षेत्र को आप देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और इधर अगर देखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आप समझिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर दिन रात की लंबाई में बढ़ता, मतलब अंतर बढ़ता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी, और रातें बड़ी होंगी और दिन छोटे होंगे, ठीक है। अब समझिएगा इस कहानी को। देखिए 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर छोटा और कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी से। देखिए ए है पृथ्वी है, इसको हमने क्या किया, 2 बराबर भागों में काट दिया। अब यहाँ पर इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध कहा गया, इसे क्या कहा गया, दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। अब 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक आप देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इस क्षेत्र में क्या होगा कि दिन बड़े होंगे, दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या यहाँ पर होगा परिवर्तन, यहाँ पर दिन जो होंगे, यहाँ पर दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। फिर से याद करिएगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। देखिए 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, ध्यान रखिएगा, 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़ा, दिन क्या होगा, बड़ा होगा, और रातें जो होंगी, रातें क्या होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। अब फिर समझिएगा, यहाँ पर डीवी हमने कर दिया और आरसी कर दिया, रातें छोटी और दिन बड़े। फिर यहाँ पर समझिएगा, यहीं पर अब दक्षिणी गोलार्ध में भी तो कुछ परिवर्तन होगा। देखिए अगर उत्तरी गोलार्ध में कुछ परिवर्तन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, जो दिन होगा छोटी होंगी, यानी यहाँ डीसी हो जाएगा, ठीक है, दिन छोटी हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी, यानी कि आरबी हो जाएगा, ठीक। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो आप अपने पेन कॉपी उठाकर लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, एक बार आप लिख लेंगे अपने आप से। फिर समझिएगा आगे कहानी, ये क्लियर हुआ या नहीं, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। देखिए अब बात करते हैं 23 सितंबर से, फिर उल्टा चलते हैं, फिर थोड़ा से उल्टा चलते हैं। अब 23 सितंबर से 21 मार्च तक आ जाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दिन बड़े हो जाएंगे, यानी डी हो जाएगा। डी का मतलब दिन बड़े हो गए, और रातें छोटी का मतलब आरसी हो जाएगा, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटे हो जाएंगे, दिन छोटे, यहाँ पर डीसी कर देते हैं, दिन छोटे हो जाएंगे, डीसी हो गया, डीसी हो गया। और रातें बड़ी हो जाएंगी तो यहाँ आरबी कर देते हैं, बस ए हो गया, ठीक। याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। ए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी मर्जी आपकी है क्या करना है। मेरा काम है आपको सही समझाना। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कोई सुझाव देना है या कोई बातें आपको लगती हैं कि बातें समझ में नहीं आई थी तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, दूसरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा से मैं जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि समय आपके पास नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा से जल्दबाजी करना पड़ रहा है। नहीं मैं आपको एक एक चीज़ें दिखा देता, ठीक है, मैप में। 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़े होंगे, रातें छोटे होंगी। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा दोस्तों, दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी। लिख लीजिएगा आपने। नेक्स्ट बात करते हैं विषुवत रेखा पर। अगर देखा जाए विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें जो होती हैं लंबवत पड़ती हैं, और जिसकी वजह से दिन और रात की लंबाई जो होती है समान होती है। अब विषुवत रेखा कहाँ पर है, तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों से काटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, ये देखो ये है विषुवत रेखा है, ठीक है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, दिन और रात जो होता है बराबर होता है। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं,
ठीक है। और यहाँ पर वर्ष भर दिन और रात बिल्कुल सही होते हैं, मतलब कि दिन और रात की लंबाई वर्ष भर समान होती है। फिर समझिएगा आगे, 21 मार्च से 23 सितंबर की घटना, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जबकि सूर्य की किरणें जो होती हैं 21 मार्च से 23 सितंबर को विषुवत रेखा के लंबवत चमकती हैं और पूरे विश्व में दिन और रात दोनों ही समान होते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जब विषुवत रेखा के संदर्भ में पूछा जाएगा, वहां गोलार्धों के संबंध में पूछा गया। देखिए ऊपर गोलार्धों के संदर्भ में कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या परिवर्तन होगा, यहाँ विषुवत रेखा के बारे में पूछा गया है या इसके आधार पर पूछा गया है, ठीक है, या इसके आधार पर बताया गया है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो पूरे विश्व में क्या होता है, दिन और रात समान होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब कर्क रेखा क्या है फिर समझिएगा। पहले देखिए, ए है पृथ्वी, इसको दो बराबर भागों में हमने काट दिया, विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री। जब इससे 23.5 डिग्री आप ऊपर चले जाते हैं, 23.5 डिग्री ऊपर चले जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री आप नीचे आ जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। अब समझिएगा कर्क रेखा की कहानी। कहा जा रहा है कि कर्क रेखा पर क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं लंबवत चमकती हैं, और इस कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबा दिन और रातें छोटी होती हैं। देखिए उत्तरी गोलार्ध में समझिएगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो फिर क्या होगा, सबसे लंबा दिन और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। दिन लंबा होगा, रातें छोटी, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 22 सितंबर को क्या होता है। आप समझिए 22 सितंबर को क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। और मकर रेखा अभी हमने आपको बताया था कि 23.5 डिग्री, यहाँ पर विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री आप नीचे आते हैं तो इस रेखा को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि 22 दिसंबर को यहाँ पर है, सॉरी दोस्तों, 22 दिसंबर की बात करते हैं तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है, और इसे या शीत अयनाद भी कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि शीत अयनाद क्या होता है और एक तरीके से मकर संक्रांति क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को क्या होता है, उस समय ठंडी होती है और सूर्य जो होता है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। 22 दिसंबर आज ही शायद है नहीं, आज है 21 दिसंबर है, हाँ 21-22 है, ठीक है, जो भी होगा देख लीजिएगा। इस स्थिति को मकर संक्रांति अथवा शीत अयनाद कहती हैं। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ी होंगे। यहाँ पर क्या होगा, दिन बड़ी होंगी और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। वहाँ पर क्या था दोस्तों, वहाँ पर क्या था, कर्क रेखा पर भी दिन लंबे थे यानी कि बड़े थे और रातें छोटी थी। ठीक है, 21 जून की घटना ये याद रखिएगा, 22 दिसंबर की घटना ये याद रखिएगा। दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऊपर वाली भी बात पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये दोनों तो जरूर पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पृथ्वी ना सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, अतः सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 स्थितियां आती हैं जिनसे क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य की किरणें जो होती हैं विषुवत रेखा पर लंबवत पकड़ती हैं। विषुवत रेखा हमने आपको बताया ही है, मुझे लगता है वही है, नहीं विषुवत रेखा की अब बात की जा रही है। अभी तक हमने देखा कर्क रेखा और मकर रेखा के संदर्भ में, उसके पहले हमने देखा था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में। ठीक है, एक बार नोट्स बना लीजिएगा थोड़ा से, बाकी अगर पीडीएफ चाहिएगा तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा हमारे नंबर पर 8920340192 पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा मुझे ज्योग्राफी के नोट्स आप दे दीजिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, नहीं अबाउट टू में हमारा नंबर है, वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। देखिए 21 मार्च को क्या होता है, देखिए 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ये विषुवत रेखा है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों से काटने वाली रेखा को क्या कहा गया है, विषुवत रेखा कहा गया है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में क्या होता है, दिन रात की लंबाई बराबर होती है। दोनों गोलार्धों में दिन और रात, यहाँ पर भी और दिन रात की लंबाई समान होने के कारण क्या होता है, गोलार्धों को समान ताप मिलता है। यही कारण 21 मार्च को क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर एक समान जैसा मौसम होता है। तो ध्यान रखिएगा कब क्या होता है, एक जैसा मौसम रहता है 21 मार्च को रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि दोनों गोलार्धों पर अगर देखा जाए तो दिन और रात, यानी कि मेन तो ये है
दिन और रात की बात नहीं है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, सूर्य की किरणें जो होती हैं लंबवत चमकती हैं, सूर्य की किरणें जो होती हैं लंबवत चमकती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, दिन रात की लंबाई जो होती है बराबर होती हैं। और इसीलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर क्या होता है कि एक समान मौसम रहता है। जब 21 मार्च को सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस समय को क्या कहा जाता है, 21 मार्च की घटना को क्या कहा गया है कि बसंत विषु कहा गया। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि किस दिन को बसंत विषु कहा गया है, तो 21 मार्च को कहा गया। और क्यों कहा गया है, क्योंकि विषुवत रेखा पर क्या होता है, इस दिन सूर्य लंबवत चमकता है, इस दिन सूर्य जो होता है लंबवत चमकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 21 मार्च को बस करते हैं, मुझे लगता है अब इसको रहने देते हैं, नहीं कहो तो बता ही देते हैं यार, चलो बता ही देते हैं। 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 21 मार्च के बाद से क्या होता है, सूर्य उत्तरायण यानी उत्तर की ओर जाने लगता है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन की लंबाई बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध की दिन की लंबाई बढ़ती जाती है, और उत्तरी गोलार्ध पर क्या होता है, इस कारण 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने फिर रातें होती हैं, ठीक है। और इसके विपरीत अगर देखा जाए तो 6 महीने दिन होता है, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते जाते हैं, और जिसके कारण सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ने लगती है, और इस समय क्या होता है, यहाँ पर शीत ऋतु हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 21 जून की बात करते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। हर एक दिन का बात अलग है, इसको एक बार नोट्स बना लीजिएगा। 21 जून को क्या होता है, सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं, और इसे क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है, आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। 21 जून को क्या होता है, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, और जिसे कर्क रेखा पर चमकती हैं, और जिसे क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 21 जून को क्या होता है, 21 जून के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डेट आ गई ना, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा, ये तो फिर वही घटना होती है, बस करिए मेरे हिसाब से। अब आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा अक्षांश और देशांतर के बारे में। वैसे ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, नहीं तो बता ही देता हूँ, आप लोग पढ़िएगा या नहीं पढ़िएगा छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 21 जून के बाद क्या होता है, फिर दोबारा सूर्य जो होता है विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। फिर क्या होता है, सूर्य जो होता है विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है, और 23 सितंबर को पुनः दोनों गोलार्धों पर क्या होता है, सूर्य तक की मात्रा समान पड़ती है, और पूरे पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो समान मौसम रहता है, और इस समय को क्या कहा गया है, शरद विषु कहा गया है। 21 जून और 23 सितंबर को ध्यान रखिएगा, शरद विषु की बात कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, 23 सितंबर के बाद क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, और 22 दिसंबर तक आते आते सूर्य की लंबवत चमकें जो होती हैं किरण मकर रेखा पर पड़ने लगती है, और इसके चलते क्या होता है, दोनों गोलार्धों की अवधि और रात जो होती हैं छोटे होने लगती हैं, दिन की अवधि बड़ी और रात की जो अवधि होती है छोटी होने लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर की बात करती हैं, मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत चमकने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय ठीक विपरीत स्थिति देखी जा सकती है, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, और इसके साथ ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने का कारण यहाँ शीत ऋतु होता है। और 22 दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे शीत ऋतु की समाप्ति होने लगती है, ठीक है। अब हम आगे की क्लास में, यानी कि एक और क्लास रहेगी, 2 ही क्लास में मैं इसको समाप्त कर दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी है, ज़्यादा ही कुछ नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा ही बताना रह गया। आप अक्षांश और देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा को एक बार और अच्छे से समझा देना है, और फिर उसके बाद हमारा इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा। ये देखिए इंडियन ज्योग्राफी आने वाला है, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी आने वाला है, तो थोड़ा से इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम कर लेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा कितने राज्यों से होकर जाती हैं, ठीक है, और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे थोड़ा से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा से याद रहे, सिंपल सी बातें ये हैं, बस ये मान के चलिए एक क्लास और हो जाएगी ना, तो एक क्लास में आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी मेरे हिसाब से। बाकी अगर और कुछ पढ़ना है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, तो फिर उसकी वीडियो और अच्छे से बना कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, और या इसी में से कोई चैप्टर को फिर से, अच्छा कोई अगर आपको त्रुटि नज़र आई हो तो एक बार आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर आपने थोड़ा से बोलने में त्रुटि कर दिया था। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्या होता है, बाय द वे क्या होता है कि पढ़ाते समय देखिए यूट्यूब पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाता रहता है तो उसे लगातार बोलना होता है, सोचने का अवसर यहाँ नहीं मिल पाता है। हाँ, यहाँ ज़्यादा सोचने का अवसर नहीं मिलता है, कोई भी हो,
कितना भी बड़ा महान व्यक्तित्व हो पढ़ाने वाला, आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एलसीडी में इसीलिए लिख कर पहले से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। हाँ, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें मिस लगे तो आप गलत कमेंट करने के बजाय सुझाव दे दीजिएगा और उस सुझाव को मैं सुधार कर दूंगा। ठीक है, नहीं कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें अगर छूट गए तो उनको लगता है अरे मास्टर ने गलत कर दिया, टीचर ने गलत कर दिया। ठीक है, ऐसे कैसे गलत हो भाई, मैं भी एक इंसान ही हूँ, आपके जैसे ही हूँ। कल तक मैं भी स्टूडेंट था, आज मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, कल आप भी मेहनत करके कहीं और जाएंगे, पढ़ाने लगेंगे या कुछ और करने लगेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपसे भी गलतियाँ होंगी। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। जब आप टीचर बनिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि प्रवीण सर ने कहा था कि हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अगर कोई बातें आपको मिस्टेक लगे तो एक बार कमेंट गलत करने के बजाय सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट गलत कमेंट कर देते हैं और बिना वजह की चीज़ें कर देते हैं, जबकि उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। बस उनका मानना होता है कि ऐसा होना ही चाहिए था, मैं ही सही हूँ। ठीक है, अपनी बात को ऊपर करने के लिए ऐसा कर देते हैं। मेरा मानना है सुझाव देना चाहिए, आदेश नहीं। ठीक है, तो सुझाव आप दीजिएगा, आदेश नहीं दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आप एक स्टूडेंट हैं और इस बात को समझेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ठीक है।